खासकर मैं जब से दिल्ली में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गंदगी है। मैं तो रांची से आया हूँ, लेकिन यहाँ देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। पेपर अगर लीक हो रही है तो कहीं न कहीं ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, जो हायर पोस्ट में हैं, वही लीक करवा सकते हैं। हम और आप तो कभी पेपर नहीं लीक करवा पाएँगे। तो इतना आसान नहीं है एफआईआर करवाना। किसी भी आम आदमी के लिए कोई भी जाएगा पुलिस तो उसको वो मार के भगा देगा। अगर पुलिस 20% भी सही हो जाए तो आप देखिए कि हर एक फील्ड में हम लोग इम्प्रूव करने लगेंगे और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी सोसाइटी में। इंडिया अगर बैकवर्ड होते जा रहा है या फिर जब डेवलप नहीं हो पा रहा है तो मैं सबसे ज़्यादा दोष दूंगा पुलिस सिस्टम को। पुलिस सिस्टम सबसे ज़्यादा करप्ट है इंडिया में, इससे ज़्यादा करप्ट कहीं कोई नहीं है। जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो आईएएस बन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई रोड में क्या कर रहे हैं, हेलमेट चेक कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। अरे भाई तुम आईएएस बने हो हेलमेट चेक करने के लिए, तो फिर तुम ट्रैफिक पुलिस बन जाओ। तुम आईएएस क्यों बनो? आप एक से एक आईएएस देख रहे हैं। जो गरीब स्टेट है, खासकर झारखंड, बिहार, यूपी, इसमें जितने लोग भी आईएएस जाते हैं उनका एक ही मोटिव रहता है, इसको लूट लो, उसको लूट लो। करप्शन आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि पूजा सिंघल वो क्या की, जो झारखंड में थी, कितना बड़ा करप्शन का वो अथी थी, वो जेल गई। उसी तरह एक और आईएएस ऑफिसर था, आईएएस छवि रंजन, वो भी झारखंड को लूट के गया है। तो ऐसे जो आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं, ये रील बनाते हैं, अपने आप को बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये भी चोर हैं। तो इस समय मौजूद है हम दिल्ली के बेरसराय में और हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा जुड़े हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनके लिए आने वाले 1 साल में देश का विकास किस तरीके से होना चाहिए। सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रणधीर कुमार है और यहाँ पर मैं दिल्ली में नया हूँ। मैं देखता हूँ कि अभी तो इंडिया में अभी तो हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। खासकर मैं जब से दिल्ली में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई में मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम है। मैं तो रांची से आया हूँ, लेकिन यहाँ देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। थोड़ा सा भी अगर 5 मिनट खड़ा हो जाएंगे तो आपको 10 मच्छर काट देंगे। तो काफ़ी टफ है यहाँ रहना। अच्छा ये बताइएगा कि आने वाले 1 साल में आप देश में ऐसे युवा हैं आप, तो युवा के आप दृष्टि से आने वाले 1 साल में क्या-क्या विकास देखना चाहते हैं? कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे महिला सुरक्षा हो गई, रोज़गार हो गया या फिर जो सरकारी परीक्षा होती है वो हो गई, इन सब क्षेत्रों में आप क्या विकास देखना चाहते हैं, क्या सुधार देखना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले चाहूँगा कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हर पेपर लीक हो जा रही है। अब अगर पेपर लीक हो रही है तो कहीं न कहीं ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, जो हायर पोस्ट में हैं, वही लीक करवा सकते हैं। हम और आप तो कभी पेपर नहीं लीक करवा पाएँगे। तो हमको लगता है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उन लोग पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एक अलग कानून बनाना चाहिए कि अगर ये लीक हो रहा है तो जो भी हायर पोस्ट में है उसको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दे आर द मेन पीपल, कि वही लोग हैं जो कल्प्रिट हैं, वही लोग जो पेपर लीक करवा रहे हैं। और रहा बात कि आप देख रहे हैं कि वुमेन्स का जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी है कि बढ़ते जा रहा है। तो उसमें भी जो कानून बनाने से तो कुछ नहीं होगा। तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया में रिफॉर्म का जो ज़रूरत है वो है पुलिस सिस्टम। अगर मैं बोलूँ कि आप ही को कि जाके आप पुलिस स्टेशन में जाके आप एफआईआर करवा लो, तो इतना आसान नहीं है एफआईआर करवाना। किसी भी आम आदमी के लिए कोई भी जाएगा पुलिस तो उसको वो मार के भगा देगा। एफआईआर कराना सबसे मुश्किल है इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में ज़रूरत है वो पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर पुलिस 20% भी सही हो जाए तो आप देखिए कि हर एक फील्ड में हम लोग इम्प्रूव करने लगेंगे और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी सोसाइटी में। तो मैं तो सबसे ज़्यादा इंडिया अगर बैकवर्ड होते जा रहा है या फिर जब डेवलप नहीं हो पा रहा है तो मैं सबसे ज़्यादा दोष दूंगा पुलिस सिस्टम को। पुलिस सिस्टम सबसे ज़्यादा करप्ट है इंडिया में, इससे ज़्यादा करप्ट कहीं कोई नहीं है। और सेकेंड आप देख रहे हैं कि जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो आईएएस बन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई रोड में क्या कर रहे हैं, हेलमेट चेक कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। अरे भाई तुम आईएएस बने हो हेलमेट चेक करने के लिए, तो फिर तुम ट्रैफिक पुलिस बन जाओ। तुम आईएएस क्यों बनो? आप एक से एक आईएएस देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी छोटा स्टेट है, जो गरीब स्टेट है, खासकर झारखंड, बिहार, यूपी, इसमें जितने लोग भी आईएएस जाते हैं उनका एक ही मोटिव रहता है, इसको लूट लो, उसको लूट लो। करप्शन आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि पूजा सिंघल वो क्या की, जो झारखंड में थी, कितना बड़ा करप्शन का वो अथी थी, वो जेल गई। उसी तरह एक और आईएएस ऑफिसर था, आईएएस छवि रंजन, वो भी झारखंड को लूट के गया है। तो ऐसे जो आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं, ये रील बनाते हैं, अपने आप को बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये भी चोर हैं। आदमी सिर्फ चंबल में डाकू में वो नहीं है, हमारे जगह हर फील्ड में डाकू हैं। आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, डॉक्टरी है, वो अपने मन से
पेशेंट का फ़ी ले रहा है कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट फ़ी 2,000 है या 5,000 है। ऐसा क्यों भाई? मैं तो झारखंड में रहता हूँ, वहाँ देखता हूँ डॉक्टर लोग 1,000 रुपये फ़ी ले रहे हैं, 2,000 रुपये फ़ी ले रहे हैं। तो वो भी एक तरह से सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, वो कमज़ोर कर रहे हैं। आप इतना फ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप लालची हैं, आपको मर्सिडीज़ चाहिए, आपको आईफ़ोन चाहिए, इसीलिए ना। वरना आप अगर सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं तो आप कम फ़ी रखिएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर कोई यहाँ पे लूटना चाह रहा है देश को। तो हमको लगता है कि समाज में जितने भी लोग हैं उनको पहले सोचना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो जो समाज में क्या असर पड़ेगा। आखिर वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, आप देख रहे हैं कि जितनी भी करप्शन हो रहा है पूरा इंडिया में, कोई भी काम करवाना आप चाहेंगे तो बिना घूस दिए काम नहीं होता है। कि जितने भी टेंडर होते हैं उसमें सबका शेयर रहता है। कौन नहीं जान रहा है? मिनिस्टर का शेयर है, चीफ मिनिस्टर का शेयर है, आईएएस का शेयर है, क्लर्क का, सबका शेयर है। तो सभी चोर हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो हमको लगता है कि सभी चोर हैं इंडिया में, ऐसा कोई नहीं है। ये झूठ मूठ का नौटंकी है, जातिवाद फैलाने के लिए बोलते हैं, कमज़ोर करने के लिए, बस यही काम है। कोई काम करना नहीं चाहता है। अभी हाल ही में बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। एक तरफ जब शुरू में कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष हमारा वो जातिगत जनगणना के पक्ष में था, लेकिन उसमें बीजेपी उसको कह रही थी कि नहीं, हमें जातिगत जनगणना नहीं करवानी चाहिए। या बहुत सारे नेताओं का ये बयान भी आया था कि जाति में बटोगे तो कटोगे। लेकिन अब हाल ही में जब बिहार का इलेक्शन होने वाला था तो बीजेपी ने खुद अपने मैनिफेस्टो में निकाल दिया था कि जातिगत जनगणना वो करवाएंगे। तो इस जो पूरी विचारधारा है दोनों पार्टीज़ की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विचारधारा का तो ये हमारे देश में लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रहा है। लेकिन बिहार में जाति गणना, देखिए जात को जानना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि मंदिर में अगर 100 आदमी गया है तो हमको उसको बांटना पड़ेगा ना खाना। तो क्या होता है, जब जाति गणना जब हो जाती है तो हम लोग जानते हैं कौन कास्ट का कितना आदमी है, तो उसी के हिसाब से अलॉटमेंट होगा कि ताकि सभी जाति को शेयर मिल सके। तो हमको लगा जाति गणना तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप जितना भी हायर पोस्ट में देखिएगा तो आप देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल में ही देखिए, न्यूज़ चैनल में 95% जो न्यूज़ चैनल का ऑनर है उन लोग अपर कास्ट से आता है। ये देखने वाली बात है, ये सर्च करने वाली बात है कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो सब अपर कास्ट के हैं। तो भाई तो जितने भी लोअर कास्ट के हैं उतना उन लोग चीज़ को नहीं दिखाना चाहते हैं। अब अभी देखिए बिहार में आप देख सकते हैं कि अभी जो सीएजी ने बोला है कि 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही है बिहार गवर्नमेंट। आप देख रहे होंगे कि ये सब न्यूज़ वाले नहीं चला रहे हैं, क्योंकि वो मतलब बीजेपी पार्टी के हैं, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। 70,000 करोड़ कम नहीं ना है, 8 साल से वो रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। सीएजी को रिपोर्ट 18 महीना के अंदर देना पड़ता है। अगर कोई टेंडर आ रहा है 1,000 करोड़ का तो उसको देना पड़ता है, लेकिन ये नहीं दे पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक दिन में 10 पुल गिर गया बिहार में। भाई आखिर ये चोरी कौन कर रहे हैं? अगर यही अगर रहता लालू यादव का रहता तो लोग पागल हो जाते। लालू यादव चोर है। अरे अभी 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया तो तुम काहे नहीं बोल रहे हो चोर? डेली रेप हो रहा है बिहार में, पुल गिर रहे हैं, तो इसमें कोई काहे नहीं कुछ बोल रहा है? क्योंकि सब चोर हैं, सब जातिवाद का गेम है। जो पॉलिटिक्स का बात करता है वो खुद एक जातिवाद है। जातिवाद हमारे देश में हवा में है। अगर हवा ख़त्म होगा तभी जातिवाद ख़त्म होगा भारत में। कास्ट इज इन द एयर, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम और भी कुछ युवाओं से बात करेंगे और उनके भी विचारों के बारे में जानेंगे कि इस विषय पर, पूरे विषय पर उनका क्या कहना है और वो क्या विचारधारा रखते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कुछ और युवा जुड़े हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि आने वाले 1 साल में वो हमारे देश में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। सुमित कुमार। आप? मदन शुक्ला। आकाश। आप ये बताइए कि आने वाले 1 साल में आप देश को किस तरीके से विकसित होता हुआ देखना चाहते हैं? कई सारी समस्याएं हैं, तो उसमें अगर कुछ परिवर्तन हो तो बेहतर होगा। इस तरह की परीक्षाएं आजकल होती हैं, आए दिन परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरें मिलती है। उसमें अगर कोई सुधार हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी और तरह की कई समस्याएं हैं कि कई तरह की करप्शन के आरोप लग रहे हैं, उसका कोई उत्तरदायी नहीं लेता है। कोई भी घटनाएं घटती है, रेलवे में होती है चाहे कोई और होती है, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है किसी की भी। तो अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस डायरेक्शन में शायद अभी तो कोई काम नहीं हो रही है, अगर आगे हो तो बेहतर है। आप बताइए। जी, हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना और ग्लोबल के ऊपर, वो हम चाहते हैं कि आने वाले 1 साल में कम हो जाए। हम जो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, और हम अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएं। जो डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर है, चाइना के ऊपर है,
हम लगभग सारी चीज़ों को लेकर के इन दोनों देशों पर या फिर और भी देशों पर डिपेंडेंट हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम खुद अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और आने वाले टाइम में बाहर भी एक्सपोर्ट करें, ताकि इंडिया हब बन जाए जैसे कि चाइना बना हुआ है इस टाइम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के ही भाषण में ये बात बोली थी कि हमें वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा और हमें बाहर देशों से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसे पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। तो क्या भारत अभी इस चीज़ के लिए रेडी है? क्या भारत अभी बाहर से इंपोर्ट बंद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? अभी तो तैयार नहीं है, लेकिन अगर हम इस दिशा में प्रयास करेंगे तो आने वाले कुछ सालों में तैयार हो जाएगा। मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल बोला था और उसके नाम पे जो इंडिया में सिर्फ असेंबलिंग होती है, प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भारत में प्रोडक्ट्स बने और ना सिर्फ भारत के लोग उसका इस्तेमाल करें, जबकि पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्ट्स जाएं और भारत की जीडीपी और ज़्यादा जो तीसरे नंबर पर आई है वो चौथे नंबर पर जो आई है वो तीसरे, और ऐसा करते करते हम दूसरे और पहले नंबर पर आ सकें। एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो हमारी भारत की जीडीपी है वो तो 5वें से चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आ जाएगी, लेकिन हमारे भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? इस पर जो युवाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। जब युवा सिर्फ डिग्री को छोड़ करके स्किल पे ध्यान देंगे तो वो कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे निर्भर नहीं रहेंगे, अपना कुछ अच्छा करेंगे तो जो पर कैपिटा इनकम है ये ज़रूर बढ़ेगी। और हमारी जो चौथे नंबर पर हम भी आए हैं वो जब तीसरे और दूसरे पे आएंगे तो निश्चित तौर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और भारत विकसित देश की ओर अग्रसर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने यहाँ काफ़ी युवाओं से बात की और सभी का यही कहना था कि आने वाले 1 साल में हमारा भारत बहुत अच्छी तरीके से विकसित होना चाहिए। सरकारी परीक्षाएं हो गई, चाहे दिल्ली की सफाई हो गई, चाहे दिल्ली का विकास हो गया या पूरे देश का विकास हो गया, अर्थव्यवस्था का विकास हो गया, सरकार को भी हर क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। और यदि हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हमारा भारत जल्दी से जल्दी विकसित ज़रूर होगा। 2047 का जो हमारे प्रधानमंत्री का विज़न है, जो 2047 में भारत विकसित भारत होने वाला है, वो कहीं ना कहीं उससे पहले ही विकसित हो सकता है यदि हम सब इस ओर ध्यान दें और हमारे देश की प्रगति की तरफ एक कदम बढ़ाएं। एक्शन। युवाओं से बात करते करते हमें यहाँ पर एक बच्चा मिल गया जो कि हमारे होने वाले देश का भविष्य भी है कहीं ना कहीं, और इससे बात करते करते हमें ये पता चला कि इसकी शिक्षा व्यवस्था जो है वो अभी थोड़ी सी कमज़ोर है। तो इससे जानते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है कैसे पढ़ाया जाता है, ये कितना पढ़ा है, कौन सी कक्षा में है। तो चलिए इनसे बात करेंगे। पहले अपना नाम बताओ। गुंडी है। गुंडी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। आपको तीसरी कक्षा में आता है तो क्या क्या आया? ABCD आया है, क ख ग घ आता है आपको? गिनती आता है। गिनती आता है, कहाँ तक? 20 तक सुना दो हमारे दर्शकों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलो इनको गिनती तो आती है। अब इनसे जानते हैं कि इनकी और क्या क्या पढ़ाई होती है। इधर देखिएगा ज़रा, आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, पहले हाय कर दीजिए। हाय। हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आपके कैसे जो टीचर्स हैं आपको वो कैसे पढ़ाते हैं? हम सर पढ़ाते हैं। सर पढ़ाते हैं। तो जो शिक्षा व्यवस्था आपकी डेली क्लास चलती है, सर समय पर आते हैं? आते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वो गाँव वाले में। गाँव वाले में? सरकारी स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल है। खाना वहाँ पे जो मिड डे मील तो खाना मिलता है? हाँ मिलता है दीदी, दाल रोटी मिलता है। कैसा होता है खाना? अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, डेली स्कूल जाते हो? जाते हैं दीदी। जाते हो। ABCD क्यों नहीं आती है तब? दीदी सिखाता ही नहीं है दीदी हमको। क्यों नहीं? 3 साल से पढ़ रहे हो ना वहाँ पे? 1 साल से पढ़ रही। तो अभी तक कुछ भी क्या क्या सीखा है अपने स्कूल में, बताओ थोड़ा। गिनती सीखा। बस गिनती सीखी हो? 1 साल में तुमने बस गिनती सीखी है? काम करते हो? हाँ करते हो। तो स्कूल कब जाते हो? काम कैसे करते हो? क्या काम करते हो? मैं स्कूल पढ़ने का काम करता हूँ। अच्छा, तो यार पढ़ाई नहीं आती मैंने। पढ़ाई नहीं आती? पढ़ने आता, लिखने आता है? नहीं आता? चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। जैसा कि आपने देखा, हमने इस बच्चे से बात की, हमें कहीं ना कहीं ये पता चला कि शिक्षा व्यवस्था में अभी कितनी कमी है। यहाँ पे जो गाँव में स्कूल है, जो सरकारी स्कूल चलते हैं, वहाँ पे पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी है। अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते ये तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 साल से, कक्षा तीसरी में है लेकिन इस बच्चे को भी ABCD क ख ग घ ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, और ये सब चीज़ें LKG UKG क्लास 1 तक सिखा दी जाती हैं। तो हमें ऐसा भी लगता है कि अभी जो सरकारी स्कूल हैं उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हम
हमने देखा है अभी हाल ही में कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी, ये खबर आई थी कि यूपी में ही 500 से ज़्यादा कितने ही सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और यदि यही व्यवस्था चलती रही तो भारत में कैसे पढ़ेगा बच्चा और कैसे बढ़ेगा हमारा भारत, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री का ही नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो हमारी यह विनती रही कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कि इस क्षेत्र में थोड़ी सी जागरूकता लाएं, अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाएं और प्रशासन को भी इस क्षेत्र में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए उजाला संचार के साथ। मैं हूँ शैलुषी सिंह, धन्यवाद।